can all listen everybody. So today class we are going to discuss about the past paper of DUHS 2015. तो इसके आगे के ईयर्स मैंने 2016, 17, 18, 19, 20 ये सारे मैंने अपलोड किए मैं। अब ये 2015 आज मैं आपकी क्लास में कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा मकसद है कि जो है वो 20 ईयर्स के जितने भी पास पेपर हैं वो सारे मैं सॉल्व करवा कर क्लासरूम में अपलोड कर दूँ अपने चैनल पर, ठीक है, ताकि तमाम स्टूडेंट्स को एक बेनिफिट हो। अब कुछ पास पेपर मैं नॉर्थ कराची कैंपस में करा दे रहा हूँ, कुछ मैं औरंगी कैंपस में करा देता हूँ, कुछ मैं गुलशन कैंपस में करा दे रहा हूँ, ताकि 20 पास पेपर जल्द से जल्द हो सकें अपलोड। तो डेली बेस पे आप देखते रहोगे, आ ही रहोगे, डेली आ जा रहा हूँ, सुबह शाम बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, ठीक है। और बच्चे भी बड़े तेज़ी से उसको देख रहे हैं पूरे कराची में, ताकि उनका बेनिफिट हो सके, क्योंकि पास पेपर सबसे इम्पॉर्टेंट है उसको करना किसी भी टेस्ट की तैयारी के लिए। और किसी भी जगह मैंने पास पेपर की सॉल्यूशन वगैरह देखी नहीं, तो मैंने बोला इसको अपलोड कर देते हैं ताकि आप सबका फ़ायदा हो जो अभी KU में या डाओ में JSMU में किसी में टेस्ट देना चाह रहे हैं। तो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पहले हम करेंगे स्टार्ट में। तो क्वेश्चन 41 से स्टार्ट होता है ये, मतलब सिर्फ आंसर्स नहीं देखने, जैसे मैंने बताया उसको डिटेल देखनी है कि अगर ये आंसर है तो ये क्यों है, तो वो उस पर बात करेंगे। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कार्बन यूजेस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इनमें से कौन से कंपाउंड में कार्बन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमें कैसे पता लगती है कि सम एनी मॉलिक्यूल इज़ मेकिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो उसका हमें पता है कि sp3 के अंदर हमारे पास हमेशा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, अगर कहीं पर भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आ रहा है तो उसका मतलब कि उसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। सिंपल मकसद ये। अब यहाँ पर कौन से कंपाउंड में कार्बन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन कर रहा है? C2H6, ये आपको पता है, दिस इज इथेन। फर्स्ट ऑप्शन में इथेन, और इथेन आपको पता है दिस इज अल्केन, और अल्केन में कार्बन के बीच में देयर इज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड C2H6। अब इथेन का स्ट्रक्चर किस तरह से है? लाइक दैट। आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर कार्बन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड हैं। अगर सिंगल बॉन्ड आता है तो sp3 होती है, डबल बॉन्ड आ रहा है तो sp2 है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो sp है। C2H4 की बात करें, इथीन की बात करें, तो आप देख सकते हैं कार्बन के बीच में इसके अंदर डबल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। सो दिस इज़ इथीन, ये तो पता है ना सबको। तो इथीन तो नहीं हो सकता हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर कार्बन में चूँकि डबल बॉन्ड बन रहा है, दिस इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड एज पर दिस रूल। CH3C, उसके बाद कार्बन OH, कार्बन, देन CH3, देन CH3, देन CH3, देन OH। ओके, वैसे यहाँ पर भी हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, इधर पे भी तो हो सकती है। यहाँ पर कार्बन है, कार्बन सिंगल बॉन्डेड है चारों तरफ से, तो दिस शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सिंपल। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कार्बन यूजेस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, तो CH2 का डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड CH2। ये तो कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं होगा। ओके H2, इस कार्बन के 4 बॉन्ड इस कार्बन के बीच, यहाँ पर चलो ये भी ख़त्म हो गया क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो sp2 तो चलो इसको भी हटा देते हैं। अब इधर A और C, तो दोनों करेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है और यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, क्योंकि दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अच्छा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन,
ओके, इसमें भी लेकिन फिर भी नहीं आएगा। दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, CH3 और उसके बाद COH। आई थिंक बोथ द आंसर शुड बी करेक्ट। दोनों आंसर्स यहाँ पर करेक्ट होने चाहिए, क्योंकि कार्बन जब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है तो सूरत में उसको sp3 हाइब्रिडाइज होना पड़ता है। तो इथेन के अंदर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इनकेस एक रॉन्ग क्वेश्चन हो गया, रॉन्ग क्वेश्चन के नंबर है वो ऑटोमेटिकली खुद ही ग्राइंड कर देता है, ठीक है। मतलब डाउ में तो ऐसे ही होता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि द टेबल शोन बिलो गिव्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन एटम विथ एलिमेंट A, B, C and D। यानी कार्बन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब बॉन्ड एनर्जीज गिवन है यहाँ पर CA, CB, CD, CD और ये 240 मतलब ये 240, 3028, 276, 485 ये बॉन्ड एनर्जीज यहाँ पर है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एटम, सबसे छोटा एटम कौन सा होगा। देखो छोटे एटम से बॉन्ड बनाते हैं ना तो उनका बॉन्ड डिस्टेंस कम होता है, और जब बॉन्ड डिस्टेंस कम होता है तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है। हमें एक चीज़ पता है कि बॉन्ड एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिस्टेंस। तो हमसे पूछ रहा क्या है यहाँ पर कि स्मॉलेस्ट एटम कौन सा है, मतलब स्मॉलेस्ट एटम से मुराद के हमारे पास हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी किसके अंदर है। हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी किस में हमारे पास है, CD। दैट इज़ के ये जो हमारे पास ऑप्शन है ना, इसको हम A कहते हैं, इसको हम B कहते हैं, इसको C, इसको D, तो D हमारे पास करेक्ट हो गया। क्लियर है, समझ में आ गई बात। यहाँ पर ये लॉजिक हमारा लगा, ये भी चैप्टर 4 से है, केमिकल बॉन्डिंग से, बॉन्ड एनर्जी का टॉपिक से। अगर ये भी हमने नहीं पढ़ा था बट इसके MCQs हैं तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है द IUPAC नेम ऑफ द स्ट्रक्चर बिलो एंड्स विथ व्हाट सफिक्स। कि नीचे के स्ट्रक्चर आपको दिया गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड का और कहा गया है बताया इसका IUPAC नेम किस सफिक्स। सफिक्स आपको पता है दैट इज लाह का मतलब जो एट द एंड आ रहा होता है किसी भी वर्ड के अंदर, तो किस सफिक्स पे ये एंड होगा। तो आपको पता है सफिक्स हमेशा फंक्शनल ग्रुप का आता है। अब फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर एक ये दिख रहा है, अच्छा ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। इस तरह के स्ट्रक्चर्स हमारे पास लाइन स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। इसमें कार्बन कहीं पर मेंशन नहीं होता, बहुत जगहों पर वो जो सिक्स लैग लाइन्स होती हैं, मतलब डाउ में ऐसा आता है नॉर्मली टेस्ट में। अब यहाँ पर एक तो ये ग्रुप हमें मिल जाए, जैसे C डबल बॉन्ड OH, दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो हमारे पास सफिक्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओइक एसिड। और कोई यहाँ पर हमें फंक्शनल ग्रुप एक और मिल रहा है यहाँ पर OH फंक्शनल ग्रुप। अब इसका हमारे पास सफिक्स होता है ओल। आई थिंक बाकी फंक्शनल ग्रुप तो हमें नहीं मिल रहा, बाकी सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, OR मिल रहा है, इस तरह से Cl मिल रहा है, तो दो मिल रहा है, एक COOH मिल रहा है और एक OH मिल रहा है। तो या तो इसका आंसर ओल होना चाहिए या तो इसके अंदर ओइक एसिड होना चाहिए। अब ये हम इसमें अगर आपने पढ़ा होगा तो प्रायोरिटी लिस्ट होती है, जो सबसे हाई प्रायोरिटी में होता है टॉप प्रायोरिटी पे उसी का सफिक्स आता है, बाकी के प्रीफिक्स आते हैं। तो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है फंक्शनल ग्रुप में। तो इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर कुछ भी नाम बनेगा, काफ़ी लंबा चौड़ा नाम होगा इसका, काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसका कुछ भी नाम बनेगा बट इसके एंड में, नाम के एंड में क्या आ रहा होगा, ओइक एसिड आ रहा होगा, ठीक है। तो C हो गया। तो बहुत देखने में सवाल कैसा खतरनाक लग रहा था, पता नहीं क्या है इसमें, बट इतना बड़ा मतलब नेम तो शायद से बात है हम इसका नहीं बता सकते, तो पता नहीं कितने ही रूल लग जाएंगे उसके अंदर IUPAC के, लेकिन हम इसका सफिक्स ज़रूर बता सकते हैं फंक्शनल ग्रुप को देखते हुए, क्योंकि COOH फंक्शनल ग्रुप है, दैट्स वाई इसका हमारे पास जो सफिक्स है वो ओइक एसिड है। समझ गए। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ रिएक्शन बिलो। मतलब नीचे एक रिएक्शन दिया हुआ है, उसकी नाइट्रेशन की जा रही है, उसका मेजर प्रोडक्ट आपसे पूछ रहे हैं। इसके मैं थोड़ा सा ब्लर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर NO2 ग्रुप नाइट्रो ग्रुप लगा है, यहाँ पर भी NO2 ग्रुप नाइट्रो ग्रुप लगा है, और यहाँ पर आई थिंक सो के ब्रोमीन लगा है, Br लगा है। ओके, तो ये कोई कंपाउंड है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, बेंजीन के डेरिवेटिव है कोई है, इसकी नाइट्रेशन कर रहे हैं, तभी यहाँ पर नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर रहे हैं। आपको पता है बेंजीन की जब नाइट्रेशन करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर यूज़ करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास NO2 ग्रुप निकलता है। NO2 ग्रुप निकल कर बेंजीन में अटैच होता है। अगर सिर्फ बेंजीन होता तो NO2 ग्रुप कहीं पर भी जाकर अटैच हो जाता। यहाँ अगर बेंजीन के साथ यहाँ पर हमारे पास Br मौजूद है, ब्रोमीन मौजूद है, और ये ब्रोमीन फैसला करेगा कि NO2 कहाँ जाकर लगेगा।
अब ब्रोमीन, इसके लिए मैंने पढ़ा होगा ओरिएंटेशन इन बेंजीन, सेकेंड ईयर चैप्टर 7 में। दो तरह के डायरेक्टर्स होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर और मेटा डायरेक्टर। कुछ ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं, कुछ मेटा डायरेक्टर होते हैं। अब जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं वो अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर शिफ्ट करते हैं, और जो मेटा डायरेक्टर होते हैं वो अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल्स को मेटा पोजीशन पर शिफ्ट करते हैं। अब बी आर हमारे पास कौन सा डायरेक्टर होता है? बी आर हमारे पास होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। देखिए एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए कितना ज़्यादा हमें सोचना पड़ता है, कितना प्रियोर कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सब आप जहन में सोचेंगे जब आपके प्रेस में भी आएगा तो तब आप आंसर तक पहुँचेंगे, वरना नहीं पहुँच सकेंगे। वरना डायरेक्ट में बस उसका सी है तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना भाई। तो अब ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, इसका मतलब आने वाला NO2 ऑर्थो या पैरा पर लगेगा। अब ऑर्थो पैरा पोजीशन क्या होती है बेंजीन में? अब आपको पता है कि अगर बी आर अगर इस तरह अटैच होता ऊपर यहाँ पर, तो ये वाली पोजीशन ऑर्थो होती है बच्चों। दिस इज़ द मेटा पोजीशन एंड दिस इज़ द पैरा पोजीशन। मतलब अगर नंबरिंग कर दी जाए तो 1 2 3 4 5 6, 2 and 6 पोजीशन आर ऑर्थो, 3 and 5 पोजीशन आर मेटा, वाइल 4th पोजीशन इज कॉल्ड पैरा। तो 2 4 या 6 पर जाकर लगेगा नाइट्रो। अब अगर इसकी भी नंबरिंग कर दे 1 2 3 4 5 6, तो 2 और 6 पर तो पहले से नाइट्रो लगा हुआ है। अब ये क्या करेगा, आने वाले NO2 को कहाँ अटैच करेगा? पैरा पोजीशन पर। पैरा पोजीशन मतलब कौन सी पोजीशन? 4th पोजीशन, मतलब यहाँ पर इस पोजीशन पर आकर क्या लग जाएगा? NO2 ग्रुप आकर अटैचमेंट कर लेगा। ठीक है, 2,4,6 टाई ब्रोमो, सॉरी 2,4,6 टाई नाइट्रो, मतलब ब्रोमो बेंजीन यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा। मतलब 4th पोजीशन पर NO2। अब यहाँ ऑप्शंस देखते हैं चारों। अभी 4 ऑप्शंस हैं, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारे पास। अब हमें कैसे पता लगा सर, ऐसा आपको कैसे पता लगा कि यहाँ पर नहीं? डी ऑप्शन, आई थिंक सो डी इज़ नॉट द करेक्ट वन। डी में तो 2 ब्रोमीन आ गया, डी तो है ही नहीं, डी तो नहीं है। 2 4 6, यस, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ए होना चाहिए ना, दैट्स 1 2 3 4 5 6, एक NO2, दूसरा NO2, तीसरा NO2, ये ब्रोमीन लगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये जो MCQs आपका निकाला गया, ये निकाला गया ओरिएंटेशन इन बेंजीन से। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, मेटा डायरेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। तो हैलोजेंस जो होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं। जी बेटा, नहीं नाइट्रो को नहीं दे सकते, जो कम लगा होता है उसको प्रायोरिटी होती है बेंजीन में। तो एक ब्रोमीन था, 2 नाइट्रो था, इसलिए ब्रोमीन को प्रायोरिटी थी, उसके लिए आज हमने चेक किया। ठीक है भाई, आगे बढ़े। तो 2015 शायद एक टिपिकल ईयर था, मुझे लग रहा है, मतलब वाइब्स आ रहे हैं, ऐसे मुझे फीलिंग आ रही है। मतलब मुझे नहीं है आपके लिए, मेरे लिए तो नहीं, आपके लिए मुझे डर है कि शायद ये थोड़ा मुश्किल साल रहा है। मतलब मैं खुद इसको नहीं देखता ना, उसको नॉर्मली मैं उसको मतलब स्लाइड बस कॉपी करके ले आता हूँ। मैं सॉल्व खुद अभी कर रहा हूँ, मैंने भी कभी ज़िंदगी में सॉल्व नहीं किया ये सारे क्वेश्चंस, मैं खुद भी पहली बार कर रहा हूँ। मज़ा आता है इससे, मुझे चैलेंजिंग हो जाता है ना कि कैमरा सामने ऑन होता है, और फिर मतलब मैं अपने आप को चेक करता हूँ कि मैं इधर मुझे आती है चीज़ की नहीं आती। एक तो पढ़ के आने में बोरियत होती है, पता यही आंसर है, वो सस्पेंस नहीं क्रिएट हो रहा होता। इसमें कभी कभार आपको लगता होगा ना सर को खुद भी नहीं पता है कि इसके आंसर में ये चीज़ आ रही है, मैं निकाल रहा होता हूँ समटाइम्स खड़े होकर। अच्छा, इसमें एक आगे एक चीज़ आ रही है ना, चलो इसको स्लाइड, वैसे एरोमेटिसिटी के बारे में इस चीज़ को आगे मैं बता दूँगा। ठीक है, कि विच ऑफ द मॉलिक्यूल्स शोन बिलो आर एरोमेटिक, कौन से मॉलिक्यूल नीचे यहाँ पर हमारे पास एरोमेटिक हैं। 4 मॉलिक्यूल्स दिए गए और आपसे कह रहे हैं बताएं कौन से एरोमेटिक हैं। अच्छा, यही वजह थी ना, मुझसे बच्चे 2015 और 2010 के शायद क्वेश्चंस ना बहुत बच्चों ने मुझे मैसेज किए हैं, क्या 2015 और 2010 का सॉल्व करें पेपर। मतलब इतने जबकि मैंने सॉल्व करा है, लेकिन लोग बच्चे मुझसे तकरीबन 8-10 बच्चों ने क्या सर 2015 का और 2010 का पेपर सॉल्व करें। अक्सर बच्चों जो टॉपर्स हैं उन्होंने भी यही कहा कराची कि सर ये सॉल्व करके, तो शायद आई थिंक कि शायद कुछ मुश्किल आ रही है बच्चों को कराची में इसमें, कभी मुझसे ये कह रहे हैं सर ये सॉल्व करें। तो देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन भी एक आसान नहीं है, बड़ी टेढ़ी खीर है कि विच ऑफ द मॉलिक्यूल शोन बिलो आर एरोमेटिक, इनमें से कौन से मॉलिक्यूल एरोमेटिक हैं। एरोमेटिक तुक्का नहीं लगा सकते, यू नो हाउ टू डू दिस, हाउ
इसको याद किया था आपने। ओके ओके, लेट मी टेल यू कि आंसर क्या है। पहले समझ जाओ कि एरोमेटिक कैरेक्टर आता कहाँ से, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल एरोमेटिक कब होता है, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन तो नो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कोई भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होने चाहिए। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपको पता है 4 बॉन्ड्स बनते हैं, कहीं पर भी कार्बन में 4 बॉन्ड बने हुए नहीं होने चाहिए। अगर कार्बन कहीं पर भी 4 बॉन्ड बना रहा है ना, उसका मतलब वो sp3 हाइब्रिडाइज हो रहा है और वो फिर एरोमेटिक नहीं होगा, वो नॉन एरोमेटिक होगा। अब यहाँ पर 4 बॉन्ड अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर या तो 4 बॉन्ड बन रहा हो, ठीक है, समटाइम्स आइदर देयर आर फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो। अच्छा, कार्बन के लिए 4 बॉन्ड है, कार्बन के लिए 4 बॉन्ड है, कार्बन के अलावा अगर दूसरा एलिमेंट आ जाए तो ऐसा नहीं है। मतलब नाइट्रोजन के केस में अगर नाइट्रोजन के लिए बात करोगे तो नाइट्रोजन के लिए 3 बॉन्ड्स हो जाएंगे। अब नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड बनाता है तो वो sp3 हाइब्रिडाइज हो जाता है। तो अगर नाइट्रोजन के भी 3 बॉन्ड आपको मिल जाए, कार्बन के 4 बॉन्ड, कार्बन को दोबारा लिख देता हूँ, कार्बन के 4 बॉन्ड और नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड, तो अगर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा तो फिर वो sp3 हाइब्रिडाइज हो रहा है, इसका मतलब वो एरोमेटिक नहीं है। अब यहाँ पर देखो, इस मॉलिक्यूल में सारे कोई भी कार्बन, हर कार्बन 3-3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। इसमें भी किसी भी कार्बन के 4 बॉन्ड नहीं है, सबके 3-3 बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पर जब तुम आओगे ना, कार्बन के तो सारे 4-4 बॉन्ड हैं, बट तुम इस नाइट्रोजन को चेक करो ज़रा, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 1 बॉन्ड यहाँ से CH3 से बनाया हुआ है, 3 बॉन्ड है उसके। इसका मतलब यहाँ पर ये नाइट्रोजन कौन सा हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज है। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन अगर नाइट्रोजन आ गया तो फिर वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट और ये सेकंड और ये थर्ड स्ट्रक्चर है ना, तो 2 ओनली, बी ऑप्शन करेक्ट है कि सेकंड कंपाउंड जो हमारे पास है, दिस इज द ओनली कंपाउंड विच इज़ नॉन एरोमेटिक। ए और सी एरोमेटिक है। व्हाट? अच्छा, एरोमेटिक कौन से हैं, सॉरी नॉन एरोमेटिक मैंने बता दिया। ओके ओके ओके, देन अगेन, तो यहाँ पे पूछा विच ऑफ द मॉलिक्यूल्स शोन बिलो और एरोमेटिक, कौन सा एरोमेटिक है, ठीक है। तो अब उसको तो आप छोड़ दो, ठीक है, ये तो नहीं है, उसको हटा दो। अब हम ए और सी में चेक करते हैं एरोमेटिसिटी। अच्छा, एरोमेटिसिटी में, अच्छा इसमें सारे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। एक हमारे पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट भी होता है। अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो उसका मतलब कि वो हमारे पास एरोमेटिक हो जाएगा। 4n+2 में अगर n की वैल्यू 1 रखोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 3 पाई बॉन्ड्स। अगर n की वैल्यू 2 रख दो तो 4 2 हकल्स रूल कहलाता है। 4n+2 में तो यहाँ पर हमारे पास हो गया 4 to the 8 + 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब 5 पाई बॉन्ड। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। हकल्स रूल के अकॉर्डिंग इसके पास या तो 3 बॉन्ड होने चाहिए या तो 5 बॉन्ड, पाई बॉन्ड। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 पाई बॉन्ड, हकल्स रूल फॉलो नहीं हो रहा। और यहाँ पर 1 2 3 4 बॉन्ड, इसमें भी हकल्स रूल फॉलो नहीं हो रहा। तो आई थिंक यहाँ पर तो एरोमेटिक हमारे पास कोई नहीं निकला। इसका मतलब देयर इज नो एरोमेटिक कंपाउंड एयर। एक सेकंड में इस बी को दोबारा चेक करते देखो, ए और सी तो गलत है, ए और सी तो नहीं है, तो यहाँ पर हकल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा। लेट मी चेक अगेन दिस बी, दोबारा बी को चेक करते हैं सीरीज़ में। पाई इलेक्ट्रॉन्स में तो 1 2 3 4 5, ओके ओके, पाई बॉन्ड्स की वजह से। अच्छा, पाई इलेक्ट्रॉन्स भी आ सकते हैं और एक लोन पेयर जो है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर नाइट्रोजन पर है तो उसको भी हम पाई बॉन्ड की तरह कंसिडर करते हैं, लोन पेयर को। यहाँ पर नाइट्रोजन पे असल में एक लोन पेयर आ जा रहा है, 5 बॉन्ड बनाता है ना नाइट्रोजन, सॉरी 3 बॉन्ड बनाता है, टोटल इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, 1 2 3 और 2 5। तो 1 2 3 4 पाई बॉन्ड है और एक पाई इलेक्ट्रॉन से, तो पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये पाई बॉन्ड में ही इसको शुमार किया जाता है। तो इसमें जो हमारे पास 4 और 1 5, यस ठीक है। तो फिर ये दोनों तो डायरेक्ट हमारे पास नहीं है, कंपाउंड 1 और कंपाउंड 3 तो हमारे पास डायरेक्ट नहीं हुआ, बिकॉज इट डजंट फॉलो हकल्स रूल। यहाँ पर ये हकल्स रूल फॉलो कर रहा है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन बच्चे कहते हैं सर इसमें तो 5 पाई बॉन्ड नहीं बन रहे, इसमें तो 1 2 3 4 बन रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये देख लेंगे कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो भी हमारे पास एक पाई इलेक्ट्रॉन के तौर पे बिहेव करता है। तो दैट्स वाई बी ऑप्शन करेक्ट। ओके, तो मतलब यहाँ पर वो नाइट्रोजन वाला जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन था ना, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, उसको हटा दो, काट दो उसको। कार्बन के अंदर सिर्फ वो चेक करते हैं, कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज होगा ना, 4 बॉन्ड बनाएगा, 1 मिनट,
तो फिर उस सूरत में उसको हम एंटी एरोमेटिक कहेंगे, नॉन एरोमेटिक कहेंगे। नाइट्रोजन के लिए फिर इस केस को आप हटा दो, क्योंकि वहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स को हम पाई बॉन्ड में काउंट कर रहे हैं। बोले एन की जगह, यस एन की जगह पर कोई भी नेचुरल नंबर आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी आ सकता है। 1 रखा है यहाँ पर 2 रखा, इधर 1 रखा, इधर 2 रखा, मतलब या तो 3 पाई बॉन्ड हो या 5 हो या 7 हो या 9 हो, इस तरह से ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होने चाहिए, पाई बॉन्ड्स होने चाहिए। ठीक है, इस तरह से क्लियर है। तो यहाँ पर ये आंसर हो गया। तो वह नाइट्रोजन वाले केस आप हटा दो फिर से, तो वो करेक्ट नहीं बैठ रहा। सही है। ये ब्लड प्रेशर हाई करने वाला पेपर है, मतलब सही मैं कह रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दें बड़े गौर से हर चीज़ को। अब मुझे कोई अच्छी उम्मीद नहीं है इस पेपर से, क्योंकि इसने पहले मुझे भी डिच कर दिया इसने इस पेपर को, इस सवाल में। वरना अक्सर बहुत कम ऐसा होता है कि मैं मार खाता हूँ किसी सवाल में। ओके 46 है, व्हाट आर द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन टू शोन बिलो। नीचे एक रिएक्शन दिया हुआ है, उसमें बताने के जो प्रोडक्ट बन जाए वो क्या बन जाए। अब वो ये तो आपको आड़ तिरछी लकीरें मिलेंगी कि सर ये क्या चीज़ बनी हुई है। दिस इज द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर अगेन, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, 1 2 3 कार्बन। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर C3H7 लगा हुआ है, एंड दिस इज एन ईथर फॉर्मिंग, एक ईथर बन रहा है, दिस इज ROR, और उसका रिएक्शन HBr से हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ये मैं बता रहा हूँ यहाँ से लिया है सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 9 से उन्होंने लिया है। ये कह रहे हैं कि ROR जो होता है ना जब भी बेटा, उसका रिएक्शन जब HI से या HBr किसी भी HX से होता है, तो वो क्या करता है कि प्लस माइनस हो जाता है यहाँ पर ये हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर ऑक्सोनियम आयन जनरेट होता है, ये ऑक्सीजन अपना एक फ्री इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन को दे देता है, यहाँ पर ROR और ये H आ जाता है और X माइनस अलग हो जाता है, फिर X माइनस इस R के साथ निकल जाता है, ये हमारे पास अल्कोहल बन जाता है और अल्काइल हैलाइड अलग हो जाता है। ये एक रिएक्शन है, आपने पढ़ा होगा डाइथाइल ईथर का रिएक्शन HI के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, सेम वही कंडीशन करनी है यहाँ पर। अब करते हैं, ऑक्सोनियम आयन जनरेट होगा पहले, इसमें आकर यहाँ पर हमारे पास H लग जाएगा। सबसे पहले प्रोडक्ट में ऑक्सीजन यहाँ पर H लग गया और यहाँ C3H7, Br माइनस बाहर, Br माइनस इसके साथ निकल जाएगा, तो फिनॉल हमारे पास बनेगा एक, और फिनॉल के साथ C3H7Br, ब्रोमोप्रोपेन हमारे पास बनेगा। तो फिनॉल एंड ब्रोमोप्रोपेन, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, बट इसके लिए बहुत अच्छे मैकेनिज्म आपको ऑर्गेनिक के आने चाहिए इसको शुरू करने के लिए। मुझको यही नॉर्मली हमें नहीं पता होता सेकेंड ईयर में। तो उसके बाद फिर इससे एप्लीकेशन इसकी एक यहाँ पर दी गई है कि भाई ROR है लेकिन उसको इस तरह बना रहे। तो डबल स्टेप रिएक्शन है, पहले यहाँ पर ऑक्सोनियम आयन की जनरेशन होती है, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज लगता है, फिर फाइनली उसके बाद जो है वो इस तरह से जा रहा होता है। ठीक है, तो समटाइम्स पेपर आसान आते हैं, समटाइम्स मुश्किल आते हैं, ठंडा गर्म चलता रहता है पेपर के अंदर। बट मैं दुआ करता हूँ आपका ना ये पेपर क्लियर है। अगर आंसर याद रख लें कि आ जाए तो कुछ ना कुछ तो हमें पता होना, याद ही हो जाए एटलीस्ट कि ये आंसर्स इसके हैं कि सर ने पढ़ाया था कुछ ऐसा। क्लियर है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ साथ साथ, ताकि जो भी क्वेश्चन है ना उनकी एक्सप्लेनेशन आप घर पे भी सुन सकें। 47, कमर्शियल हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। दिस क्वेश्चन इज आल्सो, देखो वैसे तो अगर हम देखा जाए ये क्वेश्चन हमारे पास सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 2 का है, हाइड्रोजन का, लेकिन हाइड्रोजन के अंदर आपको ये लाइन कहीं पर भी नहीं मिलेगी कि कमर्शियल हाइड्रोजन कहाँ से प्रिपेयर किया जाता है। ये मतलब ये कहीं से उन्होंने कहीं और से लाइन उठाई है ये उन्होंने, या स्मार्ट्स केस से किया जाता है। हाउ डू यू नो? वैसे कोल गैस हाइड्रोजन, देखो कोल गैस क्या होता है हमारे पास, कोल गैस है CO + H2, हाइड्रोजन गैस यहाँ से भी आ सकता है। कोल गैस है, सॉरी मीथेन प्लस हाइड्रोजन गैस, दिस इज कोल गैस। ऑयल गैस आई डोंट नो कि कोई गैस होती है, प्रोड्यूसर गैस होती है अमोनिया गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, दिस इज कॉल्ड। और मार्च गैस हमारे पास जस्ट मीथेन होती है, CH4 मीथेन को कहते हैं। तो मीथेन की जब हम थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं ना, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन में ब्रेक हो जाता है। तो ये हम इंडस्ट्रियली कमर्शियली बड़ी तादाद में अगर हमें हाइड्रोजन गैस बनानी होती है तो हम मार्च गैस से मीथेन गैस की थर्मल डिकम्पोजिशन करके बनाते हैं। बट दिस इज़ आउट ऑफ योर बुक क्वेश्चन, ये इंटरनेट से निकाला गया कोई सवाल है। ठीक है, तुक्का लग जाए तो लग जाए, वरना ये क्वेश्चन बुक का नहीं है। ठीक है,
आगे बढ़े। द आयनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम गिव्स, ये आसान है, हाइड्रोनियम आयन। क्या हो गया? हाइड्रोनियम आयन क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन होता है H3O प्लस। यह कह रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम की आयनाइजेशन से क्या बनता है? दिस इज हाइड्रोजन एटम, और जब इसकी आयोनाइजेशन होगी, एंड व्हेन वी डू द आयोनाइजेशन ऑफ दिस हाइड्रोजन, व्हाट विल बिकम, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ये, और जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा प्लस चार्ज आ जाएगा ना इसके ऊपर। और H प्लस में क्या होता है? जैसे एक प्रोटॉन होता है उसके पास, तो सी ऑप्शन है। दैट्स एन ईजी क्वेश्चन, काफ़ी देर के बाद तो आया पहला आसान सवाल। तो प्रोटॉन होता है कि H प्लस आइन के अंदर, हाइड्राइड आइन हमारे पास H माइनस होता है, दिस इज H माइनस, ये इलेक्ट्रॉन ऐड होने पे आता है। और आयोनाइजेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना। और हाइड्रोक्सी लाइन तो OH माइनस होता है, ये अलग चीज़। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट बेसिक इन कैरेक्टर, इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर का है? ये मोस्ट होगा। देखिए उसके लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि टॉप से बॉटम बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। यहाँ पर मैंने राइट साइड पे बनाया है कि टॉप से बॉटम बेसिक कैरेक्टर हमारे पास इंक्रीज हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है, ठीक है। अगर हम टॉप से बॉटम जाते हैं पीरियोडिक टेबल के, तो इसका मतलब कि जो सबसे नीचे होगा वो सबसे ज़्यादा हमारे पास बेसिक होगा। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, दिस इज़ द मोस्ट बेसिक इन कैरेक्टर। क्योंकि जो नीचे जितना पाया जाएगा, मतलब अगर हम बेसिक कैरेक्टर की बात करें तो LiOH लेस बेसिक होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ये लेस बेसिक होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, ये लेस बेसिक होगा रुबिडियम हाइड्रोक्साइड से, और ये लेस बेसिक हो गया सीजियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही होगा ना भाई कैरेक्टर। मोस्ट बेसिक हमारे पास सीजियम हाइड्रोक्साइड और लीस्ट बेसिक हमारे पास LiOH। और एसिडिक कैरेक्टर लेफ्ट से राइट हमारे पास इंक्रीज हो रहा होगा इस तरह से। ये ट्रेंड एक है सेकेंड ईयर चैप्टर 3, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर RbOH आएगा उसका, ठीक है, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड। क्या? इसमें क्या कह रहे हो बेटा? ग्रुप 2 वाला कोई था ही नहीं इसके अंदर। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम 1A वाले थे, 2A वाले होते तो अलग कंपैरिजन करते। ऑक्सीजन डज नॉट रिएक्ट विथ, इनमें से ऑक्सीजन किसके साथ रिएक्शन नहीं करता? तो भाई सोचो, नहीं ज़रा समझो, बस कंपाउंड ना बने, मतलब देखो फॉस्फोरस के तो ऑक्सीजन से कंपाउंड बनाओगे ना तो कंपाउंड बन जाएगा। इसका बड़ा मशहूर कंपाउंड होता है P2O5, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम का तो ऑक्सीजन से बनता ही है, सोडियम परऑक्साइड Na2O2। सल्फर का ऑक्सीजन से बहुत मशहूर कंपाउंड बनता है, लेकिन आप क्लोरीन का ऑक्सीजन से कोई कंपाउंड ज़िंदगी में आपने कभी देखा नहीं होगा। ClO के साथ कभी मिला हुआ कभी ज़िंदगी में किसी किताब में आपने नहीं देखा होगा, ना किसी नोट्स में, ना किसी टीचर से सुना होगा कभी, क्योंकि कभी भी क्लोरीन डायरेक्टली ऑक्सीजन से रिएक्शन करता ही नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई डी ऑप्शन करेक्ट। ये बेसिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट सवाल था ये, ठीक है। तो 50 का डी ऑप्शन करेक्ट। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइन इज आर, इथाइन के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है इनमें से? मतलब इथाइन आपको पता है, दिस इज, इसको हम एसिटाइलिन भी कहते हैं, दिस इज C2H2, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यही है ना भाई एसिटाइन, इथाइन, एसिटाइलिन, C2H2। पहला है इट इज़ अ कलरलेस गैस विथ स्वीट स्मेल, होता है भाई ऐसा ही। इट इज़ स्पैरिंगली सॉलेबल इन वाटर, लेस सॉलेबल होता है वाटर में, यकीनन होगा क्योंकि नॉन पोलर इन नेचर है। जितने भी अल्केन्स होते हैं सारे ही नॉन पोलर होते हैं, तो इनसॉलेबल इन वाटर ये भी हो गया, इसका मतलब बाकी सब भी होंगे। इट इज़ लेस डेंसर देन एयर, निकाल लेते हैं C2H2, 24 + 2 26 AMU। एयर का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है 29 AMU होता है, तो एयर से कम है। डी तो 100% डी भी होगा। इट एक्सक्लूड्स ऑन कंप्रेशन टू अ लिक्विड बिकॉज ऑफ अनस्टेबल नेचर, बिल्कुल ऐसा ही है।
कंप्रेस करने पर एक्सक्लूड हो जाता है, तो करेक्ट आंसर हो गया ई, ऑल ऑफ द अबव। दीज ऑल आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइन और एसिटाइलिन। कहाँ से लिया गया एमसीक्यू, किस चैप्टर से निकाला गया, सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 7, ठीक है। तो ये इथाइन या एसिटाइलिन जो होता है उसकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ समझ में आया सबको। मतलब ये सब चीज़ें आपने पढ़ी नहीं है सेकेंड ईयर में, मतलब कोई न्यू चीज़ नहीं है ये। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना तो आपके जहन में आएगा कि हाँ सर ऐसा कुछ तो हमने पढ़ा था, और जो चीज़ आप बता रहे हैं। हाउ विल द इक्विलिब्रियम ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन बी अफेक्टेड इफ एडिशनल नाइट्रोजन इज एडेड। बड़े बड़ा मशहूर प्रोसेस लिखा हुआ है, हेवर्स प्रोसेस। सवाल छोड़ो, कोई देर पहले समझ लो, मतलब ऑप्शन छोड़ दो, पहले समझो सवाल में बोल क्या रहे हैं। ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर 6 से आ रहा है भाई। ये टॉपिक का नाम है ली शार्टलियर्स प्रिंसिपल। याद है ऐसा कुछ प्रिंसिपल? अगर कोई रिएक्शन, अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो हम उसके अंदर कुछ स्ट्रेस अप्लाई करके उसके इक्विलिब्रियम को अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। 4 तरह की चेंजिंग पड़ी थी, कंसंट्रेशन चेंज, टेम्परेचर चेंज, प्रेशर चेंज, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, पढ़ा था ऐसा कुछ। तो यहाँ पर कह रहे हैं, अब आते हैं सवाल पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब थोड़ा सा माइंड में घुमा लिया हमने ली चार्टर प्रिंसिपल को। हाउ विल द इक्विलिब्रियम ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन बी अफेक्टेड इफ एडिशनल नाइट्रोजन इज एडेड। कह रहे इसमें अगर नाइट्रोजन को एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो रिएक्शन कहाँ मूव करेगा। आपको पता है जब रिएक्टेंट में जब हम बढ़ाते हैं कंसंट्रेशन तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, अगर प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो बैकवर्ड आता है। तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा या राइट डायरेक्शन मूव करेगा या ज़्यादा अमोनिया की फॉर्मेशन होगी। इस तरह का आंसर ढूंढना है मेरे को। इट विल बी शिफ्ट टू द राइट, करेक्ट। बाकी भी पढ़ लेते हैं। लेफ्ट अनअफेक्टेड, अफेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मोर अमोनिया। हाँ ये आ गया, देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि एडिशन नाइट्रोजन इज एडेड। नाइट्रोजन तो यहाँ ऐड कर रहे हैं, अब नाइट्रोजन को जब ऐड करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा राइट डायरेक्शन पे। सही बात है बिल्कुल। और जब राइट डायरेक्शन में मूव करेगा तो ज़्यादा अमोनिया बनेगी, अमोनिया गैस की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी। तो ए भी सही लग रहा है और ये भी सही लग रहा है। अब क्या करें? इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं ना डाव वाले जो पूछते हैं, दिस इज कॉल्ड BCQs। इनको चेंज करके ना MCQs को चेंज करके वो BCQs कर देते हैं उसको। ये डाव वाले सिर्फ ऐसा करते हैं, डाव JSMU वाले, वो उसको BCQs कह देते हैं, बेस्ट चॉइस क्वेश्चंस। इसमें मल्टीपल आंसर्स आपको करेक्ट लग रहे होते हैं, आपको बेस्ट आंसर लगाना पड़ता है। जैसे A और E 100% करेक्ट है, क्योंकि मैंने साबित कर दिया। आपको भी पता, अगर आपने पढ़ा है ली चार्टर प्रिंसिपल कि सर राइट मूव करेगा तो अमोनिया ज़्यादा बनेगा। इतनी सो कंसेप्ट तो सबको है कि सर इतना तो आता है हमें केमिस्ट्री के, सर ये चीज़ है। तो ए और ई तो करेक्ट है। बेस्ट यहाँ पर क्या है कि राइट, हम कंसिक्वेंस, फाइनल कंसिक्वेंस में आएंगे। जब राइट मूव करेगा तो अमोनिया ज़्यादा बनेगा। चूँकि यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि नाइट एलिमेंट्स की कैसे बात करें ना, तो कंसिक्वेंस ये होगी, नतीजा ये निकलेगा कि अमोनिया की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। तो हम कंसिक्वेंस के लिहाज से बेस्ट आंसर हम यहाँ पर ई लगा देते हैं, ए को हटा देते हैं। कंसिक्वेंस देख रहे हैं, इफेक्ट देखना है, कॉज नहीं देखना है। तो हमने इफेक्ट ये है, ये तो कॉज है, कॉज हटा दे। कॉज भी सही है, इफेक्ट भी सही है। ये इसको BCQs कहा जाता है। ये डाव वाले बड़े इसमें माहिर हैं इस तरह के सवाल देने में। नेक्स्ट है अमाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये आसान सवाल है, सिंपल क्वेश्चन है। जो आसान है कि मैं आसान में बता दूंगा कि भाई ये आसान है। अमाइन है सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 5। इस मैंने गलत लिखी है, डबल M से अमाइन होगा। अमाइन एग्जाम्पल है। अच्छा, अमाइन एक लिगेंड है, आप जानते हैं। चैप्टर 5 में आपने पढ़ा होगा ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर कि हमारे पास कुछ लिगेंड्स होते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम को सराउंड करके रखते हैं चारों तरफ से। एक मिनट, अब मैं बता रहा हूँ, पहले समझ लें, फिर आंसर जब मैं बोलूँगा आपसे अब दीजिएगा। क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है इसलिए मैं आपसे आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं समझाऊँगा फिर आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। वरना वो काम आप घर पे भी कर सकते थे, डायरेक्ट बैठ के सॉल्व भी करना था। तो NH3 अमाइन किसके एग्जाम्पल? अमाइन एक लिगेंड है। लिगेंड क्या होता है आपको पता है? लिगेंड आर एक्चुअली द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं किसको भाई? सेंट्रल मेटल एटम को।
और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें नाइट्रोजन पे लगा हुआ है जो डोनेट करेगा। अब लिगेंड्स हमारे पास अलग अलग तरह के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, हर तरह के होते हैं। पॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज लगा होता है, और न्यूट्रल लिगेंड जो होते हैं उन पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, अब ये कौन सा लिगेंड है? NH3 अमोनिया। अब जैसे कि आप उन्होंने बता दिया पहले ही कि दिस इज़ अ न्यूट्रल लिगेंड। नेगेटिव इसलिए लिखो कि नेगेटिव चार्ज नहीं लगा उसके ऊपर। हाँ, अगर NH2 माइनस होता ना बच्चों, अमाइनो, दिस इज़ अ नेगेटिव लिगेंड। एनायनिक लिगेंड भी वही बात होगी, एनाइन का मतलब भी नेगेटिव चार्ज कैरियर ही होता है। ऑर्गेनिक लिगेंड नहीं, अमोनिया इनऑर्गेनिक नेचर का होता है। ऑर्गेनिक लिगेंड हमारे पास सिर्फ दो हैं, एक EN है और एक EDT है, इथाइल डायामाइन और इथाइल डायामाइन टेट्राएसीटेट। ये है, बोथ एंड भी तो हो ही नहीं सकता था, उसी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अच्छा, इसके अलावा कौन से हैं? अमोनिया के अलावा वाटर, वाटर है, CO है, NO है। दीज आर द, और एक और N2O, दीज आर द न्यूट्रल लिगेंड्स, जो न्यूट्रल हैं। बस यही है, टोटल मिला के 5 हैं, और 2 ऑर्गेनिक लिगेंड्स हैं। बाकी नेगेटिव लिगेंड तो भरमार है, ख़जाना है उसका, वो तो बहुत सारे हैं। तो जब टॉपिक आएगा तो पढ़ाएंगे, समझ गए? वैसे भी चार्ज नहीं था तो न्यूट्रल है, ट्रिक भी लगा सकते थे सिंपल। लेकिन ऑर्गेनिक लिगेंड्स में भी चार्ज नहीं होता, बट वो फिर उसमें ना अल्फ़ाबेट लिखे जाते हैं, EN, EDT है, इस तरह से, उसका फॉर्मूला नहीं लिखा जाता। क्लियर है? नेक्स्ट है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ N is N2 in N2NO3 and NH4 आर डैश रेस्पेक्टिवली। कह रहे बताएं हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी नाइट्रोजन की N2 में, NO3 में, NH4 में रेस्पेक्टिवली। मतलब नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहे 3 मॉलिक्यूल में, एक N2 में, एक नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड में। नाइट्रेट आयन होना चाहिए वैसे ही, NO3 तो नाइट्रेट आयन होता है, और NH4 प्लस आयन होता है हमारे पास। ठीक है, अमोनिया में। अब देखो नाइट्रोजन यहाँ पर, हाँ, sp2 sp3, यस यही आपको कैसे पता? चले गुड। यहाँ पर जो कि ट्रिपल बॉन्ड बना है नाइट्रोजन के बीच में, तो sp हाइब्रिडाइजेशन है। NO3 जब हम बनाएंगे ना, तो इस जगह डबल बॉन्ड बनाएंगे, इस तरह से बनेगा, तो नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड आ गया, दिस इज sp2, और NH4 में आपको पता है हर तरफ सिंगल बॉन्ड आ रहा होता है, दिस इज sp3। तो ये हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, sp, sp2, sp3, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की वजह से। यू आर क्वाइट फास्ट इन आंसरिंग द MCQs, दिस इज अ डिफिकल्ट MCQs। ठीक है, मतलब मीथेन ईथेन का पूछता है तो बचा भी थे हमारे बच्चे, लेकिन ये तो नाइट्रोजन के कंपाउंड का पूछ रहे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन होगा sp, sp2, sp3 रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट इज द डायपोल मोमेंट्स ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल आर। देखिए मॉलिक्यूल्स के डायपोल मोमेंट क्या होंगे। डायपोल मोमेंट चैप्टर 4, म्यू से इसको हम शो करते हैं। दिस इज द मेजरमेंट ऑफ पोलैरिटी। मॉलिक्यूल है ना, अगर ये इक्वल टू 0 है तो नॉन पोलर है, ग्रेटर देन 0 है तो पोलर मॉलिक्यूल है। और जितना ज़्यादा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतना ज़्यादा आप कह लो कि डायपोल मोमेंट होगा। BF3, NF3, NH3। देखो अब इसमें सबसे ज़्यादा पोलर हमारे पास NF3 है, उसके बाद NH3 है, उसके बाद BF3 है। मतलब NH3 ज़्यादा पोलर है NF3 से, और NF3 ज़्यादा पोलर है BF3 से। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा इसमें होगा उससे। उसके बाद अच्छा एक सेकेंड, NH3 के बाद NF3 के बाद NH3 तो किसी में नहीं है, यस बी होगा फिर। ओके, NF3 में सबसे ज़्यादा होगा, फिर BF3 में, और सबसे कम यहाँ पर हमारे पास अमोनिया के अंदर, दैट इज़ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड का, फिर बोरोन ट्राईफ्लोराइड का, फिर अमोनिया गैस का हमारे पास होगा। ये पता लग रहा है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, क्योंकि फ्लोरीन आपको पता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो वो ज़्यादा ही रखेगा, और नाइट्रोजन के साथ और ज़्यादा डिफरेंस आएगा, मतलब बोरोन के साथ कम आएगा, और NH3 में सबसे कम आएगा। ठीक है,
द यूनिट सेल विथ क्रिस्टलोग्राफिक डायमेंशन A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गैमा इक्वल टू 90 डिग्री इज वॉट। तो इसके लिए ये आपने उसमें पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर चैप्टर 2 में, सॉलिड्स के अंदर, स्टेट ऑफ मैटर के अंदर, ठीक है। दैट इज़ वो क्रिस्टल सिस्टम्स, 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। उसके लिए मैंने बताया था तरीका सीट और HMT, सीट और HMT, सीट और HMT किया। C फॉर क्यूबिक, T फॉर टेट्रागोनल, O फॉर ऑर्थोरोम्बिकल, जिसको हम लोग रोम्बोहाइड्रल भी कहते हैं, सॉरी रोम्बोहाइड्रल तो ये है, रोम्बोहाइड्रल जिसको हम ट्राइगोनल भी कहते हैं। H फॉर हेक्सागोनल, M फॉर मोनोक्लिनिक एंड T फॉर ट्राइक्लिनिक। अब इसमें हमें पता है कि A इक्वल टू B इक्वल टू C होता है, A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। फिर रिपीट कर दो, A इक्वल टू B इक्वल टू C, A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। फिर आखिरी वाला दोबारा रिपीट हो जाएगा। ये इसके एजेस हैं, A B C के साइड्स। एंगल्स के लिहाज से बात की जाए तो शुरू में अल्फ़ा बीटा गैमा सब बराबर, सब 90 डिग्री। लाइन से 3 ऐसे ही हैं, ये आपको याद होगा इस तरह से, अल्फ़ा बीटा गैमा सब बराबर, सब 90 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गैमा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। लास्ट में अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गैमा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और इस वाले में क्या कर देंगे कि इसको छोड़ दो, फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। यहाँ पर हमसे कह रहे थे कि A B नॉट इक्वल टू C और सब 90 डिग्री, A B नॉट इक्वल टू C, टेट्रागोनल। तो टेट्रागोनल यहाँ पर हमारे पास B ऑप्शन में करेक्ट आंसर आ गया। क्यों? वाटर की बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन फ्लोराइड से ज़्यादा क्यों होती है? वाई इज़ इट सो? क्योंकि स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वाटर के अंदर। H2O कैन फॉर्म मोर हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन चूँकि बड़ा डेंजरस सवाल भी है तो मैं सारे ऑप्शन देखूँगा। H2O इज़ मोर पोलर तो ये नहीं होता, हायर मॉलिक्यूलर वेट ऐसा भी नहीं, मोर एटम इस वजह से भी नहीं, हायर बॉइलिंग पॉइंट तो ये तो वही चीज़ दोबारा से लिख दिया मैंने। तो बाकी जो बेस्ट चॉइस क्वेश्चन है ना, तो बाकी भी देखना पड़ेगा कि क्या पता 2 आंसर्स करेक्ट नहीं आ जाएंगे, फिर हमें चेक करना पड़ेगा भाई ये चीज़ करनी है। ठीक, क्लियर है ना? ये तो आसान सवाल था। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। चैप्टर 3 में आपने पढ़ा होगा, दैट इज़ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, कि जब हाइड्रोजन गैस अगर डिस्चार्ज में भरी जाती है तो उससे क्या होता है कि उसमें हमारे पास जब उसका स्पेक्ट्रा ऑब्टेन करते हैं तो 5 तरह के स्पेक्ट्रा निकलते हैं ना, 5 तरह की लाइंस निकलती हैं। इसको बोलते हैं लो बेटा पहले बोतल पी लो, लो बेटा पहले बोतल पी लो। दैट इज़ फर्स्ट वाला होता है हमारे पास लाइमन, दूसरा होता है बामर, मैं तो ऐसे ही याद करता हूँ ट्रिक से। B4 होता है ब्रैकेट और P4 होता है फंड, ठीक है। अब ये सीरीज़ हमारे पास होती है, याद है ऐसा कुछ पढ़ा था। अब इसमें से बामर सीरीज सबसे पहले डिस्कवर होती है, विजिबल रीजन में लाई करती है, या अल्ट्रा वॉलेट में, फिर इंफ्रारेड रीजन्स वगैरह के अंदर, और नीचे वो मैंने इसमें बनाया भाई, ये लाइंस आती हैं। अब कह रहे हैं कि अ डिस्क्रीट सीरीज ऑफ लाइंस ऑफ इक्वल इंटेंसिटी एंड इक्वली स्पेस्ड विद रिस्पेक्ट टू वेव लेंथ। इक्वली स्पेस्ड होते हैं ये लाइंस, ऐसा नहीं है। आप देख सकते हो क्लैमन सीरीज़ कहाँ पर आ रही है, फिर कहाँ पर बामर आ रही है, फिर पास्चन इक्वल लेंथ में नहीं होते, इक्वल डिस्टेंस में नहीं होते हैं। अ सीरीज ऑफ ओनली 4 लाइंस, नहीं 1 2 3 4 5, गलत, 5 लाइंस आती हैं। अ कंटिन्यूअस एमिशन ऑफ रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। कंटिन्यूअस एमिशन तो होती ही नहीं, आपको पता है, डिसकंटिन्यूअस एमिशन होती है रेडिएशन की, तभी तो लाइन स्पेक्ट्रम जनरेट होता है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम तो नहीं बनता ना, लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, पता होगा। तो डी ही करेक्ट होगा, 100% पढ़ लेते हैं अब डी क्या है, क्योंकि शुरू के 3 तो गलत ही हैं 100%। Several discrete series of lines with both intensity and spacings between lines decreasing in the wave number increasing with each series। मतलब कि बहुत सारे डिस्क्रीट सीरीज ऑफ लाइंस बनती हैं जिसमें उसकी इंटेंसिटी और स्पेसिंग वो सब डिक्रीज हो रही होती है। मतलब शुरू में स्पेस ज़्यादा होता है, बाद में स्पेसेस कम होना शुरू हो जाते हैं। मतलब इक्वल डिस्टेंस में नहीं होता है, बल्कि डिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है। इसलिए डी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर करेक्ट है। और नीचे डायग्राम मैंने बनाई, उसमें मैं यही चीज़ शो कर रहा हूँ कि लाइमन सीरीज़, पामर सीरीज़, पास्चन, नीचे लिखा हुआ है सब। ठीक है जी, समझ आ रहे हो आपको? राजिया
थोड़ा सब्र करें, बस हो जाएगा, 10 सवाल और उसके बाद आगे होगा। इथाइल अल्कोहल व्हेन ट्रीटेड विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में गिव, बड़ा आसान सवाल है। इथाइल अल्कोहल कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेंगे, क्या देगा? यस नवीर तुम कुछ कह रहे हो? यस, ओनली डाई इथाइल ईथर, जो कि आपको पता है 2 तरफ से होता है। अगर हम इथाइल अल्कोहल ले लेंगे, दिस इज इथाइल अल्कोहल C2H5OH, और अगर हम इसकी नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड ले लें तो डाइल्यूट हो, तो उससे क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और इथीन बनेगा। लेकिन यही अगर आप क्या कर लो, अगर आप 2 मॉलिक्यूल्स ले लो C2H5OH के, याद आया कुछ? मतलब उसमें अगर सल्फ्यूरिक एसिड आप कंसनट्रेटेड यूज़ करोगे तो क्या होगा, यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर निकल जाएगा वाटर में, और जो बच जाएगा वो क्या बचेगा, C2H5O C2H5 प्लस वाटर, एंड दिस इज द फार्मूला ऑफ डाइइथाइल ईथर। यस नवीर, वेल डन। तुक्का मारा है, पता था। अच्छा सही है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगर डाइल्यूट लेंगे तो फिर इथाइलिन बनेगा, कंसनट्रेटेड लेंगे तो फिर डाइइथाइल ईथर बनेगा। ये चैप्टर 7 है, दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ इथीन का टॉपिक है ये चैप्टर 7 से। स्ट्रोंशियम लाइज बिटवीन कैल्शियम एंड बेरियम इन ग्रुप 2A इन द पीरियोडिक टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज कुड बी प्रिडिक्टेड फॉर स्ट्रोंशियम? कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, स्ट्रोंशियम, यस। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यही होता है ना 2A ग्रुप। अब 2A ग्रुप में स्ट्रोंशियम जो है कह रहे हैं कैल्शियम और बेरियम के बीच में, वो सही लिखा हुआ, सही कह रहे हैं। कह रहे हैं कौन सी प्रॉपर्टीज़ स्ट्रोंशियम के लिए सही होंगी। अभी थोड़ा देखो इसमें क्या चीज़ है। इट फॉर्म्स अ वाटर सॉल्युबल कार्बोनेट विच डज नॉट, गलत, क्योंकि यहाँ पर जितने भी 2A ग्रुप के कार्बोनेट्स होते हैं ना, वो सारे इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। मिसाल आप कैल्शियम कार्बोनेट की ले लो, कोई भी सॉल्युबल इन वाटर नहीं होता। नेक्स्ट है, इट फॉर्म्स ए स्पेरिंगली सॉल्युबल सल्फेट, स्लाइटली सॉल्युबल सल्फेट। हाँ, ये फॉर्मेशन करते हैं कि 2A ग्रुप के जो भी सल्फेट होते हैं, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट, जैसे स्ट्रोंशियम सल्फेट होगा, अब ये क्या होगा, वाटर में स्पेरिंगली, स्पेरिंगली का मतलब होता है स्लाइटली, हल्का सा सॉल्युबल हो जाएगा। तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। 2A ग्रुप के सारे कार्बोनेट्स इनसॉल्युबल इन वाटर हैं, और जो सल्फेट्स हैं वो स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, तो इट फॉर्म्स अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सल्फेट, ये करेक्ट होगा, बी ऑप्शन। ये क्या शॉर्ट नोट लिख दिया क्या पूरा? वो सवाल पढ़ने में 10 मिनट निकल जाएगा। चलो ठीक है। कह रहे हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ द लाइनिंग। अरे कहानी सुना रहे हैं, कहानी छोड़ो उसकी। ओके, इक्वेशन दिया हुआ है, वाई मैग्नीशियम, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपैरिजन बिटवीन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एक्सप्लेन्स। ये सवाल है असल में कि वाई मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म्स MgOH2 क्यों बन रहा है जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन MgCl2 से कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे पास मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बन जा रहा है और कैल्शियम का क्लोराइड फॉर्म हमारे पास हो जा रहा है। तो द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज देन फिल्टर्ड आउट एंड रोस्टेड। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपैरिजन बिटवीन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एक्सप्लेन्स व्हाई मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म। किस इक्वेशन में कि पहले कह रहे हैं मैग्नीशियम इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कैल्शियम, नहीं, ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। मैग्नीशियम इज लोअर देन कैल्शियम इन द रिएक्टिविटी सीरीज, नहीं, मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है कैल्शियम से। द एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रोजन ऑफ Mg+2 इज लेस एक्सोथर्मिक देन Ca+2, ऐसा नहीं है। मैग्नीशियम का आयन छोटा है कैल्शियम से, और जिन्हें छोटे आयन होते हैं वो ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी उसकी आती है। स्मॉलर आयन्स तो ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी, चैप्टर 7 से ही। तो ये भी नहीं है। कह रहा था सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ MgOH twice is lower than that of calcium hydroxide, yes, डी ऑप्शन करेक्ट है। देखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जिसकी कम होती है ना, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी कम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, KSP वैल्यू जिसको आप कहते हैं चैप्टर 6 में फर्स्ट ईयर की, तो वो क्या करता है कि वो हमारे पास
डिकम्पोजिशन कर देता है या हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कर देता है। तो इसलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के हाइड्रोक्साइड को इस मैग्नीशियम ने डिस्प्लेस कर दिया। वजह ये कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की लेस देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये डिस्प्लेस कर पा रहा है, वरना डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं होती है। तो शुरू के जो बातें हैं वो सारी हमारे पास गलत हैं, A B C। अभी फिर यही है कि इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स इस क्वेश्चन के अंदर आ रहे हैं जो आई थिंक एक अच्छा केमिस्ट्री का स्टूडेंट ही कर पाएगा और एवरेज स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे इसको। एवरेज से मुराद एवरेज जो अपने ख़ानदान में तो बहुत अच्छा पढ़ते हों, लेकिन और अगर कराची से कम्पीट करें तो एवरेज आ जाए, ठीक है। तो उनके लिए फिर ये सवाल नहीं है। और जो अच्छे केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं कॉन्सेप्ट वाले, उनके लिए सवाल है, ठीक है। जो A B C गलत हो रहा था, D करेक्ट आ रहा है, उसके लिए A B C सब। इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसमें रिएक्टिविटी सीरीज़ का कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसके अंदर हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ रहा है, यहाँ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का आ रहा है। मतलब हर एक के अंदर एक एक चैप्टर खंगाल लें, एक MCQ के अंदर भी। तो ये चीज़ है। तो इसलिए DUHS में क्या होता है कि कम परसेंटेजेस में एडमिशन हो जाते हैं, फार्म D वगैरह में, इसमें उसमें। मतलब आप देखोगे लास्ट ईयर 60s में भी हो गए, 50s में भी हो गए, मतलब एग्रीगेट के अंदर। रीज़न यही था कि टेस्ट ही क्लियर नहीं कर पा रहे होते, सिंपल बात है। तो वो मुश्किल थोड़ा टेस्ट आता है उसका, KU का इसके मुकाबले में काफ़ी आसान होता है, वो आराम से क्लियर हो जाता है। इसलिए जो बच्चे डाओ का सोच रहे हैं ना, उनको मैं कह रहा हूँ JSMU डाओ का, कि वो इतने आसानी से उसको टेस्ट बना लें, वो उसके मुकाबले में KU के लिहाज से तो डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल होता है। जैसे डाओ के पास पेपर है ना, ये हम सॉल्व कर रहे हैं। 62 है, when methyl benzene is treated with bromine in the presence of catalyst, a mixture of two monobromo isomers is formed. What are the structures of these two isomers? क्वेश्चन है, सवाल कह रहे हैं कि अगर मिथाइल बेंजीन को, मिथाइल बेंजीन मतलब टोलुइन दैट इज CH3 आ गया उसके अंदर, इसको ब्रोमीन से ट्रीट किया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट AlCl3। तो दो मोनोब्रोमो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। दो मोनोब्रोमो प्रोडक्ट से मतलब क्या है कि CH3 कौन सा डायरेक्टर हमारे पास होता है, ऑर्थो पैरा। तो जो ब्रोमीन लगेगा आपका एक ऑर्थो पे, एक पैरा पर लगा कर जाएगा, O ब्रोमोटोलुइन और पैरा ब्रोमोटोलुइन। सिंपल क्वेश्चन है, सेकेंडरी का चैप्टर 7 से है ये, ओरिएंटेशन इन बेंजीन। तो ऑर्थो पर ब्रोमीन लगेगा और पैरा पर। ऑर्थो पोजीशन आपको पता है 2-6 पोजीशन और पैरा तो 4th होती है। तो दूसरे या चौथे पे एक ब्रोमीन लगा होगा, एक चौथे पे लगा होगा, मतलब 4th पे लगा होगा, और एक 2-6 पे लगा होगा। A में देखो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, इसमें मिथाइल के साथ ही जोड़ दिया। B में देखो ये तो भी गलत हो गया, मिथाइल के साथ ही ब्रोमीन जोड़ दिया। हाँ C का, ये C है नहीं, C नहीं, मेटा पे जोड़ दिया इसमें वो वाला, ये सिंपल करेक्ट हो गया। ये इसलिए गलत हो गया कि इसमें एक पैरा में जुड़ा हुआ है, एक मेटा में, ये भी गलत हो गया। सिंपल है कि मतलब कह रहे हैं टोलुइन की ब्रोमिनेशन कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। तो वो यहाँ पर जो हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है ना, तो वो जाकर हमारे पास अटैचमेंट कर ले रहा है। अच्छा, दीज आर नॉट द वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, दिस इज़ ईजी क्वेश्चन। लेकिन मसला है कि शायद प्रियोर कॉन्सेप्ट थोड़ा मुश्किल होता है ना, नहीं बनाया होता है आपने, तो फिर आपको नहीं समझ में आता। अच्छा, यही सवालात जब हम लास्ट टाइम कर रहे थे, ये सारे सवालात हमने पीछे भी किए थे। पीछे बैच में जो हमारे बच्चे जो गए हैं, एप्टीट्यूड का जो MD कैट का बैच था और NED वाला जो बैच था, ख़ास तौर पे औरंगी कैंपस वाला बैच था, वो फ़ौरन से जवाब देते हैं उसका 3 सेकंड में। क्योंकि मसला ये होता है, ये वो बच्चे होते हैं औरंगी कैंपस के, 9 से मैं पढ़ा रहा था केमिस्ट्री, 9th 10th 11th 12th, फिर एप्टीट्यूड करते हैं वो 5-6 साल से मुझसे वो पढ़ रहे होते हैं। तो दैट से बात है, फिर उनका कॉन्सेप्ट बड़ा जानदार बना होता है, वो उनको भी को हिला नहीं सकता। वो 100% नंबर लेते हैं, उनके किसी भी टेस्ट में कभी नंबर नहीं कटते हैं केमिस्ट्री पोर्शन में, ना डाउ में, कोई भी टेस्ट देते हैं वो जाकर हमेशा पूरे लेकर आते हैं। रीज़न ये है कि वो उन्होंने टाइम दिया है आपको, इसलिए मैं कहता हूँ आप टाइम दो लेक्चर्स को। अगर आप तो नहीं पढ़ रहे 9 से मुझसे, सर हम तो अभी आए हैं आपसे 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने में, तो फिर आपको क्या करना है कि आप लेक्चर्स देखें। मैं ये कहता हूँ कि आप लेक्चर्स देखें, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, 9 के देख लें, 10 सारी केमिस्ट्री भरी हुई, 1000 से ज़्यादा लेक्चर डाले हुए मैंने। आप बेसिक कॉन्सेप्ट का लेक्चर मैंने डाला है, आप वो देखें ताकि आप उन बच्चों के बराबर हो सकें, ताकि आप भी सेकंडों में आंसर दे सकें हर एक आंसर के। जिनको कॉन्सेप्ट नहीं आते, देखो नहीं कर पाओगे तो क्या होगा बेटा, एडमिशन नहीं होगा, दुख तुम्हें होगा, परेशानी तुम्हारे लिए होगी। मेरे पास क्या, आप में से कोई एडमिशन लेगा, मैं किसी और बच्चा लेगा, उसका नाम लगा दूंगा कि फ़ला 50 बच्चे इनका एडमिशन हो गया KU में। लेकिन आपके साथ तो नुकसान हो जाएगा ना, कि आपको तो एडमिशन नहीं होगा ना जिसका कॉन्सेप्ट नहीं बना हुआ। तो आप ये सोचा करें, आप अपने लिहाज से ग्रीडी बने कि भाई मुझे एडमिशन चाहिए, मुझे सीट चाहिए, तो मुझे मेहनत करनी है। तो हो सकता है किसी बच्चे का पास्ट एक्सपीरियंस केमिस्ट्री के बारे में गलत हो, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, आई डोंट नो अबाउट दैट।
बट उसको आप ओवरकम तो करना आपको ही काम है, वो मेरा काम तो नहीं है ना। वो मैं तो अपने तौर पर जितना करा सकूँगा 1 महीने 2 महीने 3 महीने में करा दूंगा, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं करा सकता। किसी बच्चे को सर ये नहीं पता लग रहा कि सर ये टॉलोइन कैसे है, सर मैं तो नहीं पता था कि ये पैरा पोजीशन है, आपको कैसे पता था ये बात? क्योंकि ये सबको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब उसका पास्ट एक्सपीरियंस बुरा है जब उसने पढ़ा है सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में, तो फिर वो काम उसका है। तो उसके लिए भी मैंने तरीका बताया। लेक्चर्स तो मेरे सारे हैं, सेकेंड ईयर के भी हैं। अगर आपने इंटर में नहीं देखा तो अब देख लो, कभी तो देखना है ना। जितना टाइम मिल रहा है, मैं पढ़ा आपको, आप भले हफ्ते में 2 दिन जाओ, 3 घंटे पढ़ा रहा हूँ, 6 घंटे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन 24 घंटे तो आप घर पे हो ना। 4-4, 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 घंटे आप देखते रहो लेक्चर्स, नो इशू एट ऑल। मतलब सही तो करना है ओवरकम। इसको अगर आप उड़ा देंगे इस चीज़ को कि नहीं सर छोड़ दें, तो बस नहीं आ रहा समझ में, नहीं कर सकते हम, इतना कॉन्सेप्ट कैसे याद कर रखेंगे, फिर आपके ही एडमिशन होंगे, कोई और बच्चा ले उड़ेगा आपका सीट, आपको पता भी नहीं लगेगा। आपकी नाक के नीचे से ले जाते हैं सीट लोग, सीट नहीं रुकती है कभी भी। आप देखोगे कितने लोग धड़ाधड़ सीट लेके चले जाते हैं। आप देखो ना NED में मेरिट कितना ऊपर के कंप्यूटर 90, अरे है बच्चे इस पाकिस्तान कराची शहर में ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 91.5 एग्रीगेट तक लेकर गए थे वो, तभी तो सीट गई सारी सॉफ्टवेयर की, CIS की, CIT की। आप कराची का कोई बच्चा लेकर चला गया ना, वो आपकी तरह नहीं सोच रहा था, वो कुछ और तरह से सोच, उसको है ना मुझे लेना है सीट, मैं मेहनत करूँ, 10 घंटे पढ़ूंगा मैं, लेकिन करूँगा मैं, सर के सारे लेक्चर देखूँगा स्टार्ट से लेकर एंड तक, लेकिन मैं कर दूँगा। उसने कर दिया। और जो कह रहे नहीं यार सर छोड़िए सर देख लेंगे, तो नहीं करो, आपकी सीट ले और यही होता है, इसको कंपटीशन कहते हैं। फिर आप किसी और यूनिवर्सिटी को तलाश कर रहे होगे जाके, ऐसे ही होता है ना। ये चीज़ रियलाइज़ करना पड़ेगा आपको, ये तो बड़ा मसला होगा। मैं फिर बता रहा हूँ कि क्वेश्चन हमेशा ईजी नहीं होते, समटाइम्स डिफिकल्ट हो सकते हैं, जैसे आज हम सॉल्व कर रहे हैं, बट करना तो है वो भी। नेक्स्ट इज द सीरीज लिमिट फॉर बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अकर्स एट, कुछ यहाँ पर नंबर लिखे हुए, मैं थोड़ा साइड कर दूँ। 3664 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ। कैलकुलेट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। कह रहे हैं कि बामर सीरीज में एक लाइट आई है, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जंप हुई है, तो N2 हमारे पास यहाँ पर, अब आपको पता है बामर सीरीज की लाइट कब ऑब्टेन होती है, जब सेकंड सीरीज पे जंप होती है, इलेक्ट्रॉन सेकंड जब ऑर्बिट पे जंप मारता है, तो N1 होता है और एक N2 होता है। N1 लोअर ऑर्बिट तो 2 आ गया, और ये कहीं से भी इन्फिनिटी कहीं से भी आ रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेट, ये ऑप्शन तो वो तो आंसर आ ही जाएगा ना, यहाँ पर लिखा हुआ मैंने निकाला है, ठीक है। ओके, आंसर ये आएगा। अब क्यों आएगा ये देखेंगे, अभी सब्र करो, मैंने सॉल्व किया हुआ इधर पर इसको। कैलकुलेट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम, मतलब कि ये हमारे पास सेकंड शेल पे जंप मारा है ना, दिस इज़ द फर्स्ट शेल, दिस इज़ द सेकंड शेल, दिस इज़ द थर्ड शेल। आप सेकंड शेल पे जंप मारा है यहाँ पर, तो इसकी एनर्जी निकालनी है सेकंड शेल की। तो इसका फॉर्मूला हमने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, दोनों में पढ़ते हैं कि हमारे पास डेल्टा E बराबर होता है, डेल्टा E जो बराबर होता है वो तो hc ओवर लैम्डा, फिजिक्स में तो आप ऐसे ही पढ़ते हैं, चेंज इन एनर्जी, वो hc ओवर लैम्डा के बराबर है। डेल्टा E से हमारा E2 माइनस E1, ये पूरा सॉल्व हुआ हुआ है, मैं इसको दोबारा कर रहा हूँ। E2 माइनस E1, A2 हायर एनर्जी ऑर्बिट, E1 लोअर एनर्जी ऑर्बिट, ठीक है, मतलब सेकंड शेल पे आ रहा है तो इसको E2 कह दिया, और ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से आ रही है, तो hc ओवर लैम्डा, hc ओवर लैम्डा, h क्या है यहाँ पर हमारे पास, दैट इज प्लांक्स कांस्टेंट, c क्या है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्डा यहाँ पर हमारे पास ये आ गया 3664। अच्छा, देखो जूल में निकाला गया, एंगस्ट्रॉम आपको पता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर के, तो ये हमने वैल्यू लगा दी मीटर में, दिस इज इन मीटर, एंगस्ट्रॉम से चेंज कर दिया। इसके बाद इसकी फर्दर सॉल्यूशन के सॉल्यूशन पे भी नहीं आ रहा अभी इस वक्त, ठीक है। जब सॉल्यूशन करते हैं तो ये -5.4 टू 10 की पावर -19 जूल, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट होता है। अभी टाइम नहीं बचा हुआ तो मैं इसको सॉल्व नहीं करा विदाउट कैलकुलेटर, मैं जैसे आपको तरीका बता रहा हूँ, ट्रिक्स नहीं, आप घर पे खुद इसका कोई ट्रिक लगा लेना उसको सॉल्व करने की। 64 है, बॉन्ड एनर्जी बिटवीन नाइट्रोजन एटम्स इन N2 मॉलिक्यूल इज। देखो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, सिंपल जल्दी से करते हैं 1 सेकंड में। ट्रिपल बॉन्ड है सबसे ज़्यादा, देखो ट्रिपल बॉन्ड है ना, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है, सबसे मजबूत बॉन्ड, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी उठा लो, बस ये ट्रिक है उसका। कौन सा है, तो ये करेक्ट हो गया हमारे पास, ठीक है। मतलब ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड एनर्जी उठा लेनी। भले नंबर आप याद रख लो, भले 946 नहीं भी याद रखोगे तो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये शॉर्टकट बता रहा हूँ, 64 का हो गया। सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ बेरियम सल्फेट एट दिस टेम्परेचर, देखो बेरियम सल्फेट 2A ग्रुप का सल्फेट है,
लेस सॉलेबल इन वाटर है। अभी बताया था 2A ग्रुप के सल्फेट स्पैरिंगली सॉलेबल होते हैं, स्लाइटली सॉलेबल होता है। अब इसलिए सबसे कम सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट आएगा उसका, सबसे कम उठा लो, बस ये ऑप्शन करेक्ट हो, यही होती है। याद नहीं करनी है वैल्यूज़, ट्रिक है इसका। सबसे कम वाली वैल्यू उठा ली इसमें, क्योंकि जो सबसे लेस सॉलेबल होता है उसकी सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट सबसे कम होती है, ये सब ज़्यादा है इससे। ठीक है, 66 है। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 एंड हाइड्रोजन इज 1। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। मीथेन के 1.6 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? सबसे पहले तो देखना है कि 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन में मीथेन के मॉलिक्यूल कितने होंगे। ये 1.6 ग्राम से मुराद हो गया 0.1 मोल, क्योंकि एक मोल में 16 ग्राम होता है, तो 0.1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाएंगे 6.02 इंटू 10 की पावर 22। इतने तो पार्टिकल आ गए। अब हर एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, और मीथेन बोल रहा है ना CH4, और 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास, 4 और 1 5, मल्टीप्लाई कर दो उसको 5 से, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे हमारे पास 6 5 20। 20 या तो आ जाएगा 20 इंटू 10 की पावर 22 या 2 इंटू 10 की पावर, ऐसा कुछ ढूंढ लेना। यस, अगेन बोले, क्या कह रहे हैं? अच्छा 30, सॉरी 20 कह दिया मैंने, इतनी जल्दी में हूँ। ओके, थैंक यू। अब सही है, समझ में आया? ठीक है, मतलब विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर हमने उसको डायरेक्टली इसको कर लिया। बता दीजिए 1.1 मोल था, 0.1 मोल में इतने पार्टिकल, इतने मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल में कितने? मीथेन के 5, यहाँ पर हो गया 4। हाँ सही ना, 1 मिनट, नहीं यहाँ पर तो वो होगा भी नहीं, सिंपल। CH4 कार्बन में 6 और इसमें 4, 10 हुए ना। यस सॉरी, कैसे गलत था, समझ में कैसे आता? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.02 10 की पावर 23। अब देखो, यस ये करेक्ट होगा, अब समझ में आया होगा। वो 5 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा था मैं यहाँ पर, तो 6 + 4 10 से होता। ठीक है, तो आपने वो वाली गलती तो निकाली, ये वाले नहीं निकाल सके। कोई बात नहीं, एक भी निकाला, बड़ी बात। 67 है। बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक कंटेन्स 200 ml लिक्विड इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.1 मोलर। मतलब 0.1 मोल है कार्बन डाइऑक्साइड। सपोज CO2 बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस, द वॉल्यूम ऑफ डिजॉल्व CO2 एट STP। बड़ा आसान सवाल है, 3 सेकंड में आंसर है। 1 मोल कितना ऑक्यूपाई करता है STP पर, कितना वॉल्यूम, और 0.1 कितना करेगा इसका 10 टाइम्स। 2.241 कहीं दिख रहा है? यस, डी ऑप्शन। मतलब 1 मोल करता है, अगर 1 मोल होता कार्बन डाइऑक्साइड तो उसका वॉल्यूम कितना होता? 22.41, और ये 0.1 मोल है तो डिवाइड बाई 10 हो गया, तो 10 से डिवाइड किया तो 2.241 हो गया। सही है, शॉर्टकट। सरफेस टेंशन एंड लिक्विड इज कॉज्ड बाय, चैप्टर 2 में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर चैप्टर 2 सरफेस टेंशन, के किसी भी लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो एक टेंशन क्रिएट होती है। सरफेस के ऊपर टेंशन क्यों क्रिएट होती है? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना सरफेस के, वो आपस में ज़्यादा अट्रैक्शन में होते हैं। यस, सी रिड्यूस रेट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन एट द सरफेस, कि सरफेस पर वो मॉलिक्यूल ज़्यादा कोलाइड नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि सरफेस पर मॉलिक्यूल सिर्फ एक साइड पे, राइट लेफ्ट या डाउन साइड पे होते हैं, डाउनवर्ड होते हैं, लेकिन बीच में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पर चारों तरफ से कोलिजन हो रही होती है। इस वजह से चूँकि सरफेस पर मॉलिक्यूल्स कोलाइड ज़्यादा नहीं कर रहे होते हैं, तो सरफेस टेंशन कॉज होती है उसकी वजह से। ऊपर एक सरफेस टेंशन क्रिएट हो जाती है, सतह मोटी हो जाती है। तो ये पूरा फर्स्ट टाइम में चैप्टर 2 में पढ़ाया था मैंने आपको। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव द वैल्यूज n = 2, l = 1 एंड s = +½ क्वांटम नंबर। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनके पास, इनकी कन्फिग्रेशन ये है, उनकी n की वैल्यू 2 होगी, l की वैल्यू 1 और s की वैल्यू +½ होगी। n की वैल्यू 2 तो यार देखो यहाँ पर 2s और 2p, इसके लिए n की वैल्यू 2 है, लेकिन s में l की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर हो जाएगी 0। यहाँ पर n की वैल्यू 2 होगी, अब p है ना, तो l की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 1। ठीक है, और s = +½ आप इसको ब्रेक कर दो तो px, py, pg में, तो p ऑर्बिटल है ना, p ऑर्बिटल है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए, 1 2 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे जिनमें इन तीनों की n की वैल्यू 2 है,
एल की वैल्यू 1 है, एजिमुथल क्वांटम नंबर, शेप ऑफ ऑर्बिटल जो बताता है आपका। और तीनों में जो कि पहला इलेक्ट्रॉन जो लगता है वो प्लस हाफ में लगता है, अगला वाला जो होता है माइनस हाफ में लगता है। यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, दिस इज बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, समझ गए। तो यहाँ पर जो कि प्लस हाफ पे लगते हैं, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन ये जो लगता है पहला प्लस हाफ में, दूसरा लगता है माइनस हाफ में। तो इस कन्फिग्रेशन में n = 2, l = 1 और s = प्लस हाफ में सिर्फ ये तीनों आ जाएंगे हमारे पास। हाँ, अगर चौथा भी इलेक्ट्रॉन आ जाता तो फिर वो यहाँ पर फिर माइनस हाफ वाला भी आ जाता है। ये अपने फर्स्ट ईयर चैप्टर 3 में पढ़ा हुआ लास्ट क्वेश्चन है। इफ़ अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एट एन इलेक्ट्रॉन इज 0, द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज। क्या कह रहे हैं भाई कि ये आपका वहाँ से आ रहा है फर्स्ट ईयर चैप्टर 3 से। फर्स्ट ईयर चैप्टर 3 का टॉपिक हमारे पास ये है, हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। पढ़ा था ये कुछ, ये कहता था डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू NH/2π, ऐसे कुछ था ना। मतलब ये दिस इज पोजीशन एंड दिस इज मोमेंटम। वो कहता था कि अगर पोजीशन में अगर आप 100% सर्टेन हो जाएंगे तो मोमेंटम में इन्फिनिटी तक आपकी अनसर्टेनिटी होगी, और अगर आप मोमेंटम में 100% सर्टेन हो जाएंगे तो फिर पोजीशन में आपकी इन्फिनिटी तक अनसर्टेनिटी होगी। तो कह रहे हैं कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अगर पोजीशन में सर्टेनिटी 0 हो जाए, मतलब अनसर्टेनिटी 0, तो दैट सी बात है दूसरी जगह पर मैक्सिमम इनफाइनाइट तक चले जाएगी, 100% सर्टेन हो जाएंगे। यहाँ पर ई ऑप्शन हो गया, इनफाइनाइट। पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ नहीं बता सकते हैं। हाइसेनबर्ग ये कहता था ना, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर इलेक्ट्रॉन टू फाइंड आउट द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। तो अगर आप पोजीशन में 100% सर्टेन है ना, 0% अनसर्टेनिटी है, तो दूसरा जो मोमेंटम है उसमें 100% आप अनसर्टेन हो जाएंगे, इन्फाइनिटी तक आप उसमें अनसर्टेन हो जाएंगे। दिस इज़ द लास्ट। ठीक है, अब इंग्लिश के पोर्शन हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है स्पॉटिंग एरर के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। इफ़ द चिल्ड्रन डू द होमवर्क क्विकली दे विल हैव टाइम टू वॉच टेलीविजन। या इसके अंदर कोई एरर नहीं है, दिस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट सेंटेंस। तो सारी चीज़ें सही हैं उसके अंदर। द बस स्टॉप टू लेट टू टेक अप, बी हो गया, ऐसे ही पता लग गया, ऐसे ही होगा ना ये। थर्ड है रिलीव्ड, रिलैक्स्ड। इंग्लिश बड़ा आसान बना दिया उन्होंने, मतलब एक जगह ठंडा की एक जगह हम कर दिया, इस तरह किया उन्होंने, मतलब बराबर रखा। इंग्लिश आसान बनाया काफ़ी। तो रिलैक्स्ड, ब्रूटल, बी हो जाएगा ना, क्रूल, जालिम, दैट्स ब्रूटल। अपोजिट लिखना है, कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट का मतलब होता है मुजरिम, मुल्जिम, जिस पर इल्ज़ाम लगता है। सी होगा एक्विट। एक्विट का मतलब होता है बरी हो जाने वाला, जिसको अदालत इल्ज़ाम से बरी कर देती है तो उसको हम लोग कहते हैं एक्विट। तो कल्प्रेट का जो है, कल्प्रेट जो है, कॉन्विक्ट जो है वो उसका, एक्विट जो है उसका एंटोनिम है, अपोजिट है, जो बरी हो गया, जिस पर इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। एम्यूज्ड, एम्यूज का तफरी होना और तंग हो जाना, इसका मतलब हो जाए। यस, सी एनॉयड, एंटोनिम बताना था ना। चलो भाई, पैसेज पढ़ो। तो इस पैसेज के अंदर दे आर सेइंग अबाउट चेंज, कि किस तरह से दुनिया के अंदर चेंजिंग आती है ना, चीज़ें एक चीज़ से दूसरी चीज़ तब्दील हो जाती हैं। समटाइम्स ये चेंजिंग बड़ी स्ट्रेंज होती हैं। किस तरह से एक प्लांट जो सीड डाला जा रहा है, फिर सीड जो है वो एक पूरा दरख्त बन जा रहा है, यॉग है, मतलब एग में से किस तरह से चिक बाहर आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें मतलब एक बहुत स्ट्रेंज चेंज है जो दुनिया में हमें दिखता है, कि मटेरियल वर्ल्ड के अंदर जो चेंजिंग दिखती है, इसके बारे में कुछ बात कर रहे हैं। ऐसे ही ना, बस यही बात है आई थिंक इसके समरी में। वुड है वो उसके ट्रांसफॉर्मेशन कह रहे हैं इस तरह से। Which of the following statement best describes this belief?
सम सब्सटेंसेज आर अलाइव एंड सम आर नॉट। इनमें से कौन सा इस बिलीफ को डिस्क्राइब कर रहा है? कौन सा, मतलब ये कह रहे हैं सम सब्सटेंस, कुछ चीज़ें ज़िंदा होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं ज़िंदा होती हैं। इस बिलीफ को क्या एक्सप्लेन कर रहा है? देयर वॉज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डेड एंड अलाइव थिंग्स इन द पास्ट, ऐसा कुछ कहा था उन्होंने पैसेज के अंदर। दोबारा वापस आना होगा। In earlier times, when every substance was believed to have its own qualities, there was no difficulty in believing that some substances were endowed with life, others not. Wood was wood and water was water, and through transformation did occur, as in the disappearance of wood in the fire. They were not surprising in a world where the most miraculous changes were taking place under everyone's every day. There was nothing but doth suffer a sea change into something rich and strange. A seed put into ground, मतलब चेंजेस पहले भी हो रही थी, लेकिन उससे बड़ी चेंजेस भी हो रही थी। मतलब वुड का जल जाना, राख बन जाना, इससे बड़ी चेंजेस और दुनिया में हो रही थी, तो कोई नई बात नहीं थी उस चेंज का होना। अब बताओ क्या है? दैट ट्रांसफॉर्मेशन इन नेचुरल सब्सटेंसेस वर अननोटिस इन एंशिएंट टाइम। बिल्कुल ऐसा नहीं है, एंशिएंट टाइम में तो बंदा नोटिस कर ही रहा था उस चीज़ को। देयर वॉज नो ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरल सब्सटेंस इन, ऐसा भी नहीं हो सकता हमेशा से। देयर वॉज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डेड एंड लाइव थिंग्स इन द पास्ट, ऐसा भी नहीं है। द बर्निंग ऑफ वुड इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, तो द बर्निंग ऑफ वुड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब दिस बिलीफ? नॉन ऑफ द अबव। ये सारे स्टेटमेंट स्टैंडा के लिए, हमारे पैसेज के लिहाज से है ही नहीं। ये तो बर्निंग ऑफ वुड एग्जाम्पल है ट्रांसफॉर्मेशन की, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रही थी, जैसे अंडे में से चूजे का निकलना या बीज में से पौधे का निकल जाना, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन थी। उसको आप समझो तो सही, इसमें कोई भी बात सही नहीं की जा रही, उसके अंदर कोई भी डिस्क्राइब नहीं कर रहा है इस बिलीफ। देयर वॉज नथिंग बट डॉट अ सफर अ सी चेंज इन टू समथिंग रिच एंड स्ट्रेन मीन्स। पढ़े इसको बताएं। Yes, the transformation of seed into a tree. In everyday life, natural things change drastically. The suffering of change are always enormous. Nature does not support any change, both A and B. ये होगा मतलब उसके लिहाज से, तो जो पैसेज है उसके लिहाज से। ओके, सेंटेंस कंप्लीट करें, आसान है। द मिल्कमैन डैश मैनी बॉटल्स ऑफ मिल्क टू आवर डेलीवर्स हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, आई वॉज हैविंग अ कप डैश टी व्हेन आई नॉक्ड ऑन द डोर। कप, या तो बड़ा केमिस्ट्री भी ऐसे दे देते हैं ये।